गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम राजस्थान के इतिहास में राजस्थान का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, जो आज़ादी के दौरान बहुत ही एक चैलेंजिंग वर्क था, जो लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में संभव हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 के मध्य 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संभव हुआ, पॉसिबल हुआ, संपन्न हुआ, जिसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। अगर इसके चरणों की बात करें तो इसके 3 चरण 1948 में, 2 चरण 1949 में, 1 चरण 1950 में, 1 चरण 1956 में। यदि एकीकरण के समय की कुल रियासतों के बारे में चर्चा करें तो 19 रियासतें थी, जिनके अलावा 3 ठिकाने थे, और जिनमें ठिकानों की बात करें तो कुशलगढ़, नीम राणा और लावा, जो टोंक में है। साथियों, एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी कहा जाता था, वो था अजमेर मेरवाड़ा। यदि सबसे छोटे ठिकाने की बात करें तो साथियों लावा, जो टोंक में है, सबसे छोटा ठिकाना था। और सबसे बड़े ठिकाने की बात करें तो कुशलगढ़ था। सबसे प्राचीन रियासतों की में बात करें तो मेवाड़ रियासत थी। सबसे नवीन रियासत 1838 में गठित झालावाड़ थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत साथियों जयपुर। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। एक बात और ध्यान रख लेंगे कि अजमेर जो केंद्र शासित प्रदेश था, उसकी 30 सदस्यीय जो विधानसभा थी, उसे धारा सभा नाम से जाना जाता था। और साथियों, उसमें एकमात्र हमें मुख्यमंत्री का भी उल्लेख मिलता है, जिसका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। एकीकरण के समय राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। तोप सलामी जिनके लिए नहीं थी, ऐसी 2 रियासतें थी, शाहपुरा एवं किशनगढ़। एक और ध्यान रखना है साथियों, रियासतों के एकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 1947 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक नवीन रियासती विभाग की स्थापना का हमें उल्लेख मिलता है। और उसमें जो पटेल के लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो विभागीय सचिव थे, वो थे केरल मूल के आईसीएस ऑफिसर वीपी मेनन, वप्पाला पानगुन्नी मेनन, जिनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब भी हमें मिलती है, पुस्तक मिलती है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। साथियों, ब्रिटिश संसद में पारित स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के अनुसार 10 लाख की जनसंख्या तथा 1 करोड़ रुपए वार्षिक की आय वाले राज्य रियासतों को अपने स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व बनाए रखने का विशेषाधिकार प्रदान किया। वो चाहे तो ऐसा कर सकते थे। उक्त योग्यता वाली अगर राजस्थान में हम कोई 4 रियासतों को उल्लेख करें, जिन्हें जीवीय रियासत भी कहा जाता था, तो उसमें मेवाड़, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। साथियों, मेवाड़ रियासत द्वारा 25 जून 1946 में मालवा एवं गुजरात के 22 राज्यों के साथ मिलकर राजस्थान यूनियन तथा जयपुर रियासत द्वारा राजपूताना संघ बनाने का भी असफल प्रयास का हमें उल्लेख मिलता है। मैं अपने मृत्यु दस्तावेज डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये कथन बोलने वाले जो शासक थे वो बांसवाड़ा के महरावल चंद्रवीर सिंह थे। एकीकरण के अगर चरणों की बात करें हम 7 चरणों में, तो पहला चरण जो हमें मिलता है वो है मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948 में। इसमें सम्मिलित जो रियासतें थीं उनमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, साथ में नीमराणा ठिकाना था। यद्यपि इसके उद्घाटन की नियत तिथि जो थी वो 17 मार्च 1948 थी, लेकिन जो संभव हुआ 18 मार्च 1948 को। अपदस्थ शासक यहाँ के जो थे वो थे महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। और यदि ये तो महाराजा ब्रजेंद्र सिंह तो भरतपुर के थे, और अपदस्थ दूसरे जो शासक थे वो महाराजा तेज सिंह अलवर के थे, जिन पर
उस समय गांधी जी की हत्या के आरोपी के रूप में उस षड्यंत्र के कारण उसको हटा दिया गया, यद्यपि बाद में आरोप सिद्ध नहीं होता है। उद्घाटनकर्ता जो थे इस संघ के वो थे केंद्रीय विद्युत एवं खनिज मंत्री जो महाराष्ट्र मूल के थे, वो थे नरहरि विष्णु गाडगील, जो लोहागढ़ भरतपुर में इसका उद्घाटन करते हैं। इसकी राजधानी अलवर घोषित की गई थी। साथियों, मत्स्य नाम का सुझाव कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी द्वारा दिया गया था। राज प्रमुख जो इसके बनाए गए वो उदय भान सिंह थे, धौलपुर के शासक। उपराज प्रमुख गणेश पाल वासुदेव को बनाया गया था, करौली के। प्रधानमंत्री इसके बनाए गए बाबू शोभाराम कुमावत, अलवर मूल के। जनसंख्या इसकी लगभग 18 लाख थी। वार्षिक आय लगभग 1.84 करोड़ थी, यानी 1,84,00,000। क्षेत्रफल जो था इसका टोटल वो 21,573 वर्ग किलोमीटर था। साथियों, अगर द्वितीय चरण की बात करें तो उसे पूर्वी राजस्थान संघ नाम दिया गया। 25 मार्च 1948 सम्मिलित क्षेत्र, इसमें 9 रियासतें, कुशलगढ़ ठिकाना भी था जो बांसवाड़ा में, और शामिल रियासतों में बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, और मैंने बताया कि कुशलगढ़ ठिकाना भी इसमें था। इसका भी उद्घाटन नरहरि विष्णु गाडगिल द्वारा कोटा में किया गया। राजधानी फिर कोटा घोषित की गई। राज प्रमुख इसके कोटा के महाराव भीम सिंह को बनाया गया। राज प्रमुख के बाद वरिष्ठ उपराज प्रमुख इसके बूंदी नरेश बहादुर सिंह को बनाया गया। कनिष्ठ राज उपराज प्रमुख डूंगरपुर नरेश लक्ष्मण सिंह को बनाया गया, और जो आधुनिक डूंगरपुर के निर्माता भी माने जाते हैं। इन्हीं के छोटे भाई थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश और बाद में उसके मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त हुए। डूंगरपुर शहर के लिए माना जाता है कि इसकी स्थापना डूंगरिया भील के नाम पर 1197 में सामंत सिंह द्वारा की गई थी, लेकिन डूंगरपुर राज्य की स्थापना पृथ्वीराज द्वारा की गई सिसोदियों में, और मेवाड़ के शासक करण सिंह के वो पुत्र थे सामंत सिंह। बांसवाड़ा राज्य की स्थापना 1527 में मेहरावल जगमाल सिंह द्वारा करने का उल्लेख है। अगर हम पूर्वी राजस्थान संघ की बात करें तो इसकी जनसंख्या 23.50 लाख, वार्षिक आय 1.90 करोड़, क्षेत्रफल 16,807 वर्ग किलोमीटर। प्रधानमंत्री थे यहाँ गोकुललाल आसावा, जो हमने चर्चा भी की थी। ये शाहपुरा मूल के थे, बल्कि देवली मूल के थे, शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापकों में से थे। फिर तृतीय चरण की अगर बात करें साथियों, तो संयुक्त राजस्थान संघ था 18 अप्रैल 1948। सम्मिलित क्षेत्र इसमें जो शामिल था वो था पूर्वी राजस्थान संघ में मेवाड़ राज्य का विलय। इसका उद्घाटन मेवाड़ राज्य की विशेष रिक्वेस्ट यानी आग्रह पर पंडित नेहरू द्वारा, जो प्रधानमंत्री थे, उदयपुर में किया गया। क्योंकि उदयपुर का इतिहास बहुत ही आन बान शान वाला था, इसलिए स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचते हैं। राजधानी भी उदयपुर बनाई गई। राज प्रमुख भी उदयपुर के महाराणा यानी मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया। वरिष्ठ उपराज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह को बनाया गया। कनिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी नरेश बहादुर सिंह को बनाया गया, और डूंगरपुर नरेश महाराव लक्ष्मण सिंह को बनाया गया। प्रधानमंत्री यहाँ जो बनाए गए वो माणिक्यलाल वर्मा थे। जनसंख्या हो गई यहाँ की 42.60 लाख, वार्षिक आय 3.16 करोड़ हो जाती है साथियों। क्षेत्रफल 27,977 वर्ग किलोमीटर हो जाता है इसका। प्रीवी पर्स में अगर बात करें तो देशी रियासतों के शासकों को भारतीय संघ में विलय के एवज में दी जाने वाली पेंशन अथवा भत्ता, यद्यपि अधिकतम प्रावधान 10 लाख का वार्षिक का था, लेकिन मेवाड़ी महाराणा को 20 लाख दिया गया उनकी विशेष आग्रह पर। उसमें से 5 लाख मेवाड़ी राजवंशी गरिमा के लिए, यानी उस परंपरा के लिए, धार्मिक संस्कार हेतु, और 5 लाख रुपए जो दिए गए वो उनके वेतन के लिए दिए गए। तो इस तरह से मिला के ये हो गया साथियों 20 लाख। राज प्रमुख का भत्ता भी इसमें शामिल होता था। 1971 में 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रीवी पर्स को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इसे सामंती पुरावशेष मानकर समाप्त घोषित किया।
फिर चौथा चरण वृहद राजस्थान का है साथियों। 23 मार्च 1949 को इसी दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय होता है। और साथियों इसका उद्घाटन स्वयं सरदार पटेल करते हैं। और ये उनकी एक डिप्लोमेसी, उनकी कूटनीति की एक बहुत उच्च कोटि का हमें एक एग्जाम्पल भी मिलता है। ये सिटी पैलेस जयपुर में हुआ उद्घाटन। राज प्रमुख अब जयपुर नरेश सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया गया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। वरिष्ठ उपराज प्रमुख जोधपुर के हनुमंत सिंह तथा कोटा के महाराव भीम सिंह को बनाया गया। कनिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी व डूंगरपुर के शासकों को बनाया गया। आजीवन महाराज प्रमुख अब महाराणा भूपाल सिंह को बना दिया गया, मेवाड़ वाले को। 27 मार्च 1949 में बी आर पटेल की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय आयोग की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी घोषित करने सहित जोधपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना का हमें उल्लेख मिलता है। और इस 3 सदस्यीय समिति में टी.सी. पुरी और एस.पी. सिन्हा 2 अन्य सदस्य थे। साथियों पंचम चरण की यदि बात करें तो संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949 में डॉक्टर शंकर राय दवे या देव, जो महाराष्ट्र मूल के थे, की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय होता है उसमें, जो पंचम चरण बन जाएगा। यानी वृहद राजस्थान में अब मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया तो वो संयुक्त वृहद बन गया। इस 3 सदस्यीय समिति के 2 अन्य जो सदस्य थे उनमें प्रभुदयाल और आर के सिंधवा शामिल थे। करौली अलवर राजस्थान में शामिल होना चाहते थे, जबकि भरतपुर और धौलपुर भाषाई और संस्कृति के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे। अंततः जनमत संग्रह होता है और फिर भरतपुर में जनमत संग्रह का उल्लेख हमें मिलता है और फिर भरतपुर और धौलपुर राजस्थान में मिला दिए जाते हैं। षष्ठम चरण की यदि बात करें साथियों तो उसको हम राजस्थान संघ बोलेंगे। ये 26 जनवरी 1950 को संभव हुआ। संवैधानिक रूप से राजस्थान शब्द का प्रथम बार भी उल्लेख यही होता है। अब 20 श्रेणी का राजस्थान घोषित कर दिया गया, यानी राज्य बन गया 20 श्रेणी का। संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही का विलय होता है आबू देलवाड़ा को छोड़कर। इस समय उक्त दोनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थे। प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री पद की शुरुआत होती है साथियों। और इस हेतु पहले जो मनोनीत जो मुख्यमंत्री जो थे वो हीरालाल शास्त्री थे साथियों। सप्तम चरण अब बन जाएगा वर्तमान राजस्थान। 1 नवंबर 1956 ये राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी इसे मान्यता मिली। और ये फजल अली की अध्यक्षता वाले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 20 श्रेणी के राजस्थान में अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा सहित टोंक रियासत के सिरोंज, जो वर्तमान विदिशा मध्य प्रदेश में है, के बदले मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा क्षेत्र, जो झालावाड़ को प्राप्त हुआ, का विलय राजस्थान में हुआ। इस समय राजस्थान के सीएम मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। इस समय राजस्थान में कुल 26 जिले रहेंगे, 5 संभाग शामिल थे। और इसी दिन से राज प्रमुख पद का समाप्ति हो जाती है और राज्यपाल पद की शुरुआत होती है। जयपुर की ओर राजधानी घोषित कर दिया गया और जयपुर को राजधानी बनाने एवं अन्य विभागों की स्थापना के विवाद को सुलझाने हेतु पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता वाली एक 3 सदस्यीय समिति का हमें गठन मिलता है। 26 फरवरी 1958 की सिफारिश पर अब फाइनली जयपुर को अंतिम रूप से राजधानी, जोधपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना सहित 5 अन्य विभागों की स्थापना होती है। इसमें 2 अन्य सदस्य जो थे बी के गुप्ता और वी विश्वनाथन थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में स्थापित होता है। स्कूली शिक्षा विभाग बीकानेर में, वन एवं सहकारिता विभाग कोटा में साथियों, कृषि विभाग सेवर भरतपुर में, खनिज एवं वाणिज्य और आबकारी विभाग उदयपुर में साथियों। तो इस तरह हम राजस्थान के एकीकरण की चर्चा हमने की है और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको जहाँ से भी इससे संबंधित अच्छी सामग्री मिले आप इसे और सुदृढ़ करेंगे। आपके हर एग्ज़ाम में लगभग इससे संभावना रहती है इस क्वेश्चंस की और आप अच्छे से इसे बार बार पढ़ेंगे साथियों। आज हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे साथियों। जय हिंद।